अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 79 25% हिस्सा। लैला फोन से आ रही आवाज सुनकर कंफ्यूज थी। फोन वाला आदमी लगभग रो देने को था। लैला ने कुछ देर उसकी आवाज सुनी और फिर पूछा, देखिए आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ, तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। उस आदमी ने जल्दी से बताया, मैडम मैं ब्रोकर बोल रहा हूँ जिसने आपको फ्लैट दिलवाया था। मुझे आपसे माफी चाहिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आपको क्या तकलीफ हो सकती है। तब लैला ने चौंकते हुए कहा, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? वो सब पूछिए मत मैडम, आप बस मुझे माफ कर दीजिए और मैं आज के आज आपको एक बेहतरीन फ्लैट सस्ते में ढूंढ कर देता हूँ विद 0 कमीशन। मैंने अश्विन साहब के हाथ कुछ फोटोज भी भेज दिए हैं। आप बस जिस पर उंगली रख दीजिए वो फ्लैट आपके लिए बुक कर दूंगा मैं। ब्रोकर ने भले ही न बताया हो, लेकिन लैला को अश्विन का नाम सुनते ही अच्छे से समझ में आ गया था। कबीर ने जो रात में उससे कहा था वो उसने पूरा कर दिया था। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों कबीर का उसके लिए इस तरह परेशान होना उसे अच्छा भी लग रहा था। ये कैर का एहसास उसके धड़कनों में एक अजीब सी गुदगुदाहट पैदा कर रहा था। उसने ब्रोकर को कुछ देर में कॉल करके बताने को कहा और मेड को कॉर्डलेस देकर वापस भेज दिया। उसने दरवाजा बंद करते हुए घड़ी पर नजर डाली तो वहां 8 बजने चले थे। आज किया जाने वाला काम याद करके वो जल्दी से अपने कपड़े लिए बाथरूम में चली गई। उधर नरेन जब सेट पर आया तो उसे पहुंचने में कुछ देर हो गई थी और ये खबर सुनकर उसके हाथ पैर ही फूल गए कि माया कपूर आज फिर सेट पर मौजूद थी। रही सही कसर तब और पूरी हो गई जब एक स्पॉट बॉय ने आकर कहा, नरेन साहब आपको माया मैडम अपने केबिन में बुला रही हैं। अभी वहां पर अरुण और आंचल भी मौजूद नहीं थे कि कोई उसे तसल्ली के 2 बोल ही बोल देता। मरता क्या ना करता, नरेन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और माया के केबिन में चला आया। माया किसी फाइल में झुकी कुछ चेक कर रही थी। नरेन ने उसे यूं फाइलों में गुम देखकर मन ही मन में सोचा, पता नहीं अब इस हिटलर कपूर ने किस बात के लिए डांटने के लिए बुलाया है। तभी माया ने उसे बैठने का इशारा किया और फाइल साइड करते उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर नरेन राय, कैसा लग रहा है काम करके? नरेन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा लग रहा है मैम। बरसों का सपना था मेरा कैमरे की नजर से खुद को देखूं। आज जब ये सपना सच हो गया है तो भला इससे अच्छा एहसास क्या ही होगा। माया ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, I have a surprise for you। कहकर वो अपनी चेयर से थोड़ा सा झुकते हुए टेबल के ड्रॉर से कुछ निकालने लगी। माया जब वापस उठते हुए ठीक से अपनी चेयर पर बैठने लगी तो नरेन ने देखा कि उसके हाथ में कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं। उसने वो सारी चीजें नरेन के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, Have a look। उसके कहने पर नरेन ने जब उन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के खुले हुए पन्नों पर नजर डाली तो चौंक सा गया। हर तरफ उसके सीरियल प्यार की कश्ती में की धूम मची हुई थी। हालांकि लोग अरुण और आंचल के काम को भी सराह रहे थे, लेकिन जिस तरह से लड़कियां नरेन के रोल की दीवानी हो रही थीं, वो देखने लायक था। नरेन एक एक करके उन सारे मैगजीन और पेपर्स को उलट पलट कर देखने लगा था। जैसे जैसे वो अपने रोल की तारीफ पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक उभरती जा रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माया ने कहा, कंग्रेट्स नरेन, तुसी तो छा गए। माया के मुंह से अपनी तारीफ सुनना नरेन के लिए शॉकिंग तो था ही, साथ ही साथ काफी खुशगवार भी था। माया ने आगे कहा, टीआरपी के चार्ट्स भी अभी आ ही रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत इम्प्रेसिव है। इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहो तो आगे और भी कई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी।
नरेन से तो मारी खुशी और एक्साइटमेंट के ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वो बस श्योर मैम कहता हुआ वहां से उठकर आ गया। वो रिहर्सल रूम में आकर अरुण और आंचल के शूट से फ्री होने का इंतजार करने लगा ताकि उन्हें अपने बारे में खुशखबरी दे सके। लेकिन जब अरुण और आंचल लौटे तो नरेन को पता चला कि उन्हें पहले से ही खबर थी। फिर तीनों ने ही एक दूसरे को बधाइयां दी। तब अरुण ने कहा, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी पहली कामयाबी सेलिब्रेट करनी चाहिए? I mean, क्यों ना हम इस वीकेंड पर कहीं अच्छी जगह पार्टी करने चले? अरुण का आइडिया तो दोनों को ही अच्छा लगा, लेकिन न जाने क्यों नरेन का दिल सुहासिनी के बगैर किसी और के साथ पार्टी करने को राजी नहीं था। इसलिए उसने एकदम से मना करते हुए कहा, सॉरी गाइस, तुम दोनों चले जाना, मैं कहीं नहीं जा रहा। आंचल के जोर देने पर जब उसने वजह बताई तो अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुहासिनी को भी बंबई बुला ले, हम चारों साथ में पार्टी कर लेंगे। तब नरेन ने भी हंसते हुए कहा, ये सही रही, अब मैं सुहासिनी को पुणे से बंबई यहाँ तुम लोगों के साथ पार्टी अटेंड करने बुलाऊं। ये भी भला कोई बात हुई, और वो सुहासिनी तो इसके लिए कभी नहीं मानेगी। तब आंचल ने कहा, भला ये क्या बात हुई? तुम एक बार उसे पूछ कर तो देखना, अगर वो मना कर दे तो मत चलना, फिर सिर्फ मैं और अरुण पार्टी करके चले आएंगे। मंजूर? नरेन ने हंसते हुए कहा, ना मंजूर करूं तो तुम लोग मेरी जान थोड़ी छोड़ दोगे। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी स्पॉट बॉय ने नरेन का शॉट रेडी होने की खबर सुनाई और वो वहां से उठकर सेट की तरफ चला आया। लैला जब तैयार होकर गेस्ट हाउस से कबीर के सेक्शन में आई तो अश्विन ने बताया, सर का कोई जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। बाकी सर ने ब्रोकर से कुछ फ्लैट्स की लिस्ट और फोटो मंगवाए थे। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें देख लें। सारे ऑप्शंस की डिटेल चेक की हुई है, तो आप जो चाहें चूज कर सकती हैं। कहकर उसने वहीं टेबल पर रखा एक एनवेलप उठाकर लैला के सामने रख दिया। लैला कबीर की गैर मौजूदगी पर कुछ मायूस हो गई। उसके मन में कितने ही सवाल थे जो वो कबीर से पूछना चाहती थी, लेकिन वो तो यहाँ था ही नहीं। उसने एनवेलप खोलकर उन तस्वीरों को सरसरी नजर से देखते हुए कहा, कबीर सर कब तक वापस लौटेंगे? अश्विन ने सपाट लहजे में कहा, सर उधर से ही शूटिंग के लिए निकल जाएंगे। आपको सेट तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। आप जब चलना चाहे मुझे बता दीजिएगा। ये सुनकर लैला कुछ चौंक सी गई। अभी वो कुछ कहती कि तभी अश्विन ने उन फोटोज में से एक तस्वीर निकालकर लैला की नजरों के सामने रखते हुए कहा, कबीर सर ने अपनी तरफ से ये फाइनलाइज किया है। लैला माथे पर सिलवटे लिए उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। फ्लैट वाकई बहुत अच्छा था और इसी वजह से लैला को पूरा यकीन था कि काफी महंगा होगा और वो अभी रेंट में ज्यादा पैसे देने के फेवर में नहीं थी। लेकिन उसे अश्विन को मना करने की बजाय कबीर से ही बात करना ज्यादा बेहतर लगा। इसलिए उसने अपना पर्स उठाकर खड़े होते हुए कहा, मैं खुद सेट पर चली जाऊंगी और वहीं कबीर सर से फ्लैट के बारे में डिस्कस भी कर लूंगी। अश्विन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैम सर ने मुझे। जाती हुई लैला ने पीछे पलटकर देखा और कुछ नागवारी से बोली, मैं बात कर लूंगी सर से, आप प्लीज मेरी वजह से ज्यादा परेशान ना हो। लैला के लहजे में कुछ ऐसी सख्ती थी कि फिर अश्विन ने कुछ नहीं कहा। लैला तेजी से वहां से निकल आई। सेट पर पहुंचकर जब वो मेकअप रूम में पहुंची तो कबीर अपने शॉट्स में बिजी था। मेकअप और ड्रेस वगैरह की फॉर्मेलिटीज के बाद लैला भी वहीं आकर बैठ गई थी। तभी उसकी नजर सुजॉय के ऑफिस से निकलते राहुल पर पड़ी। राहुल ने उसे दूर से ही देखकर हाथ हिलाते हुए हेलो कहा और फिर तेजी से चलता हुआ उसी शेड के नीचे आ गया जहां लैला बैठी थी। एक स्पॉट बॉय ने झट से एक एक्स्ट्रा चेयर लाकर वहां पर लगा दिया। लैला ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा, ऐसा लगता है हड्डियां जोड़ने वाला डॉक्टर काफी माहिर था। राहुल ने उसकी बात ना समझते हुए कहा, क्यों? बस मुझे लगा
क्योंकि जिस तरह से तुम इधर दौड़ते भागते आए हो उस हिसाब से तो लगता ही नहीं कि कुछ महीने पहले तुम्हारा उतना बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लैला की बात खत्म होते हुए राहुल की हंसी छूट गई। उसने लैला की तरफ चमकीली नजरों से देखते हुए कहा, खैर वो दौड़ना एक खुशी की वजह से था, और वो खुशी ये है कि फाइनली आरएल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली है और अभी अभी तुम्हारी फिल्म का ऑफिशियल इन्वेस्टर भी बन गया हूं। लैला ये खबर सुनकर वाकई में बेहद खुशी महसूस कर रही थी। बस उसे राहुल की कंपनी का नाम कुछ अजीब सा लग रहा था। ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठी, आरएल स्टैंड्स फॉर? तब राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आरएल में आर फॉर राहुल और एल फॉर लक्ष्मी है, मेरी माँ का नाम। एल फॉर लैला रॉय नहीं है। लैला को राहुल के कहने के अंदाज पर बस ही हंसी आ गई। उसे हैरत भी हुई कि वो कैसे उसके मन की बात समझ गया था। तब राहुल ने उसका हालचाल पूछा और कुछ देर और बातें करके वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ठीक है फिर लैला मैम, मैं चलता हूँ, अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। लैला ने भी उठकर उसे बाय कहा और उसे जाते हुए देखने लगी। तभी राहुल जाते जाते वापस पलट कर आया और बोला, वैसे तुमसे झूठ क्या बोलना, उस एल में माँ के नाम के साथ 25% तो लैला का भी एल सोचकर जोड़ा है मैंने। तुम्हें एक बार फिर से शुक्रिया लैला, मेरी इस बदली हुई जिंदगी में तुम्हारा बहुत बड़ा क्रेडिट है। ये कहते हुए राहुल की आंखें झिलमिला सी गई थी, और सिर्फ राहुल ही क्यों, खुद लैला भी उसकी बात सुनकर काफी इमोशनल हो गई थी। राहुल जा चुका था। तब लैला ने जैसे ही कबीर को शूटिंग से फ्री होते हुए देखा तो फौरन ही उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी। लेकिन तभी एडी ने उसके और दिव्या के शॉट्स के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। लैला अपनी आंखों के सामने कबीर को कॉन्फ्रेंस रूम में जाते देखते हुए शूट की जगह पर चली आई। फाइनली जब उसकी कबीर के साथ शूट करने की बारी आई तो लैला ने मौका देखकर कबीर से कहा, आपने उस ब्रोकर को धमकी दिलवाई? कबीर ने उसे एक नजर देखा और फिर अपने आउटफिट को सही करते हुए बोला, नहीं। तो फिर वो इतना डरा हुआ क्यों था? तब कबीर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसे कोई धमकी नहीं दिलवाई। अश्विन ने उसे बस इतना कहा कि खबर मिली है कि वो सिर्फ स्टेट एजेंट नहीं बल्कि लड़कियों का दलाल भी है और उन्हें धंधा करने के लिए भी देता है। और अगर ये खबर पुलिस को लग जाए तो उसका क्या होगा? अब मुझे लगता है कि इसे धमकी नहीं बल्कि चेतावनी कहते हैं। ये सुनकर हैरत से लैला का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वो चाहकर भी कबीर को कुछ कह नहीं पाई। उधर एडी ने एक्शन कह दिया तो कबीर ने उसे कुछ देर रुकने का इशारा किया और फिर लैला की तरफ मुड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो लैला, मेरा काम करने का एक ही फंडा है। जो इंसान लड़कियों और बच्चों के साथ दगाबाजी करे, उन्हें धोखा दे, उसे किसी सभ्य समाज में रहने लायक मैं नहीं मानता। अब तुम चाहे इसे जिस भी नजरिए से देखो, लेकिन तुम्हारी जगह पर अगर कोई थर्ड पर्सन भी आकर किसी का ऐसा मामला मेरे सामने रखता तो मैं उसे भी ऐसे ही फेवर करता। वो ब्रोकर मेंटली बीमार था, उसे किसी भी तरह से अंधा पैसा कमाने की लत लगी हुई है, वरना वो अपने ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की के साथ ऐसा धोखा नहीं करता। और ऐसे बीमार का इलाज करने के लिए कबीर कपूर को पूरी बंबई जानती है। हालांकि कबीर के इस तरह उस ब्रोकर को धमकाने की बात पर लैला को कोई खुशी तो नहीं हुई थी, लेकिन जब उसने ऐसे एक्सप्लेन किया तो लैला सोच में जरूर पड़ गई। शूटिंग खत्म होने के बाद कबीर ने उससे कहा, पार्किंग में गाड़ी है, वहां जाकर बैठो, हम अभी फ्लैट देखने चलेंगे। लैला ने मेकअप रूम से अपना पर्स उठाया और पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे कबीर सर की शख्सियत कोई तिलिस्मी है और मैं न चाहते हुए भी उसमें उलझती जा रही हूं।
कहीं ये सब मेरे लिए एक बार फिर से कोई मुसीबत की वजह ना बन जाए। फिर जैसे उसने खुद से ही डिसाइड किया, बस एक बार फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं, फिर थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखूंगी, वरना खुद से घर लेने का फैसला करना कहीं एक बार फिर से भारी ना पड़ जाए। कबीर सर खुद से फ्लैट देखकर तय कर देंगे तो कुछ तो सेफ्टी रहेगी ही। बाद में देख लूंगी, अगर ये महंगा हुआ तो वहीं कहीं आसपास में दूसरा ऑप्शन देख लूंगी, मगर फिलहाल मुझे कबीर सर के घर से निकलना बेहद जरूरी है। ये सोचकर लैला कुछ रिलैक्स हो गई। कुछ ही देर में कबीर भी आ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और मेन रोड पर निकल आया। तभी कबीर ने ड्राइवर से कहा, जरा गाड़ी मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रोकना। नया टीवी लाने का ऑर्डर दिया था उन्हें, अब पता नहीं आया या नहीं। खुद से देखकर कोई भी पसंद करके आज ले ही लेना है, वरना मिश्रा जी के भरोसे रहे तो शायद अगले जन्म भी न्यू मॉडल नसीब ना हो। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हो साहब। कुछ ही देर में गाड़ी मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने जा रुकी थी। कबीर ने लैला को भी उतरने को कहा। हालांकि लैला का जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे अभी यहां पर इनकार करना सही नहीं लगा और वो भी संभलते हुए कबीर के पीछे पीछे मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स में दाखिल हो गई। मिश्रा जी कबीर को देखते हुए एकदम जैसे पीछे ही जा रहे थे। वो खुद से उठकर कबीर के साथ टीवी वाले सेक्शन की तरफ चलते हुए आ गए और उसे टीवी के नए मॉडल्स के बारे में काफी कुछ बता भी रहे थे। लैला भी खामोशी से उनके पीछे चल रही थी। तभी टीवी से आने वाली आवाज ने जैसे लैला को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। उसने चौंकते हुए आजू बाजू नजरें दौड़ाई और वहां लगे हुए 2500 टेलीविजन की स्क्रीन पर एक साथ सेम चलता हुआ वीडियो देखकर शॉक्ड रह गई। उन स्क्रीन्स पर नजर पड़ते ही जैसे लैला का दिल थक से रह गया। उसके मुंह से आधी अधूरी बुदबुदाहट निकली। ये तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।